हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ने शुरू कर रहे हैं। आज एक और नई रेलवे की क्लास, जो कि रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होगी आप सभी के लिए। रेलवे एनटीपीसी, रेलवे एएलपी, रेलवे आरपीएफ और रेलवे ग्रुप डी के सभी एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में करेंगे। और इसमें पीवाईक्यूज जो कि सीरीज़ में ये शुरू कर रखा हूँ आप सभी के लिए। इसमें इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना होगा, एक जीके में कुछ और नहीं पढ़ना पड़ेगा। 100% गारंटी के साथ इसमें आप सभी के लिए मैं ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। और इस सीरीज़ से आपसे कुछ बाहर नहीं आएगा। और इस क्लास से आपको एक नहीं तो 2 नंबर आपके 2 क्वेश्चन पक्के सही होने वाले हैं। तो आप इस क्लास को ज़रूर ढंग से देखें और हमारे क्वेश्चन को ज़रूर लगाएं। हमारे क्वेश्चन को लगाने से आपको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आपको होने होंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे क्लास को ज़रूर लगाएं। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए निकल के आ रहा है। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय रेखा, जिसे कहते हैं आईएसटी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, इसका नाम दूसरा नाम भी है, से डैश आगे हैं। मतलब जो कि हमारा किस टाइम के आगे है, क्या वो 3.5 घंटे के आगे, या 6 घंटा 15 मिनट आगे है, या मानक समय रेखा हमारा किस घंटे के आगे है, या वह 5 घंटा 10 मिनट आगे है, या वह 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो इसका समय आपका होगा डी, जो कि 5 घंटा 30 मिनट आपका समय आगे चलता है, हमारा प्लस चलता है। प्लस लिख सकते हैं, इसका यहाँ पे आंसर प्लस भी हो सकता है। मानक समय रेखा है हमारा, भारतीय मानक समय रेखा 5.5 घंटा प्लस चलता है। वहीं अगर बात करें फिर अगला क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं, इसकी डिग्री भी देख सकते हैं। सारे 82 डिग्री मानक समय रेखा आपकी माना जाता है। अगर डिग्री में आपके पूछे तो सारे 82 डिग्री से आप बोल सकते हैं। वहीं अब अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। अगला क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से कौन सा 2 देश भूमि से घिरा हुआ है। इसमें से बताना है दक्षिण अमेरिका का कौन सा 2 देश है जो भूमि से घिरा हुआ है, यानी कि लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री जहाँ पे किसी भी समुद्री सीमा से नहीं लगता हो, लैंडलॉक कंट्री है। जैसे अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि समुद्री सीमा से उसकी साझा नहीं करता है। तो इसका आंसर करना है, क्या वह ब्राज़ील या वेनेजुला है, क्या वह गुआना और सूरीनाम है, क्या वह चिली या इक्वाडोर है। तो इसका आंसर आप सही होगा, इसका होगा पराग्वे और बोलिविया। पराग्वे और बोलिविया ही एक ऐसा देश है जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जो कि किसी भी समुद्री सी से कांटेक्ट नहीं रखता है, किसी भी समुद्र से कांटेक्ट नहीं रखता। ये लैंडलॉक कंट्री के रूप में चल रही है, जो कि अमेरिका में है। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन है इसरो ने मंगल ऑर्बिट मिशन किस वर्ष लॉन्च किया था। इसरो जो थी उसने मंगल ऑर्बिट मिशन लॉन्च किए थे, वो किस वर्ष लॉन्च किया था, इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इन विच ईयर डिड इसरो द लॉन्च द मार्स ऑर्बिट मिशन कब लॉन्च किया था इसरो ने। तो इसका आंसर आप सभी के लिए होगा, क्या वह 2015 का था, क्या वह 2012 का, क्या यह 2014 का। तो इसका आंसर आप सभी के हो जाएगा 2013 का। ये 2013 में मार्स ऑर्बिट मिशन इसरो ने लॉन्च किया था, मार्स को अध्ययन करने के लिए। उसका जो कि आखिरी पहुंचा था 24, जो कि लॉन्च तो हमने किया था 2013 में, और वो पहुंचा था 24 सितंबर 2014 को पहुंचा था, यानी 24 सितंबर 2014 को पहुंच गया था ये मार्स की ऑर्बिट में। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, पर्यावरण अधिनियम भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष से पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए जो अधिनियम आई थी वो भारतीय संसद में वो कब पारित की गई थी, आपको इसमें सोचना। क्या वह 1986 में थी, क्या वह 1988 में थी, क्या 1990 में थी, क्या वह 1991 में थी। इसका आंसर आप सभी का आंसर ए आ जाएगा। 1986 में भारतीय संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था, जिससे पर्यावरण को सुरक्षा किया जाए, चाहे एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड होने से बचाया जा सके, इसलिए हमारे संसद में पारित किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। अगला क्वेश्चन है कि इंटेल कोर i9 एक प्रकार का डैश है, जो कंप्यूटर में i9 होता है एक प्रकार का, वो किस प्रकार का इंटेल कोर i9 वो क्या है, क्या वह एक मदरबोर्ड है, क्या वह एक प्रोसेसर है, क्या वह एक हार्ड डिस्क है, या एक एंटीवायरस है। तो आपको बताना है क्या है, वो एक एंटीवायरस है क्या या नहीं, क्या वह हार्ड डिस्क है या नहीं, या एक प्रोसेसर है या नहीं, या एक मदरबोर्ड है या नहीं। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा प्रोसेसर। इसका आंसर बी हो जाएगा। यह एक प्रोसेसर i9 जो इंटेल कोर i9 है, वो एक प्रोसेसर है जो कि कंप्यूटर में स्थित होता है, प्रोसेस करता है। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है।
अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू के अनुसार आधुनिक आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा जाता है। जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने भारत के बारे में कहा था कि ये अब से भारत का एक आधुनिक मंदिर के रूप में कार्य करेगा। तो इनमें से कौन सा ऐसा इन चारों में से ऑप्शन है जो कि जिसको जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये आधुनिक मंदिर है। तो क्या वह बांध है, क्या वह नदियाँ हैं, क्या वह झील है, क्या वह वन है। तो इसका आंसर आप सबका हो जाएगा ए बांध हो जाएगा, जो कि ए हो जाएगा बांध जिसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये भारत की मंदिर है, आधुनिक मंदिर है। क्योंकि बाढ़ बनाकर ही हम बनाकर हम नदियों का पानी को रोकते हैं और हमें जो बाढ़ आती है, जो गाँव में बाढ़ आती है उससे सुरक्षा करते हैं। और जहाँ भी सूखा पड़ता है वहाँ पे पानी रिलीज करके पानी को बहाकर वहाँ पे सिंचाई का प्रबंध कराते हैं और जिससे अनाज उत्पत्ति होती है और लोगों को पेट भर पाते हैं। इसी कारण से जवाहरलाल नेहरू ने इसे भारत का आधुनिक मंदिर के रूप में कहा था। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष था। इनमें से बताना है कि जो भारत का कौन सा ऐसा मेंबर था जो कि संयुक्त राष्ट्र सभा का अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। तो क्या वह ममता बनर्जी थी। तो ममता बनर्जी तो अभी भी है, वो तो कभी थी ही नहीं। तो उसका क्या इंदिरा गांधी थी, वो भी इंदिरा गांधी जी भी नहीं थी। क्या वो सुषमा स्वराज थी, नहीं सुषमा स्वराज भी नहीं थी। वो थी जो विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि विजय लक्ष्मी पंडित वही है जो कि सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनी थी। वो भी 1947 में ही बनी थी। 1947 में ही महासभा का अध्यक्ष बनी थी। ये किन से रिलेट करती है। ये है जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर है, जवाहरलाल नेहरू जी की सिस्टर है, जवाहरलाल नेहरू जी की सिस्टर है, समझे। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में किस संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। इसमें यह क्वेश्चन पूछा है कि अनुच्छेद 75 में जो कहा गया है कि 15% जो कि लोकसभा के 15% से अधिक सदस्य नहीं होना चाहिए, मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए, वो किस अमेंडमेंट के साथ जोड़ा गया था। तो क्या वह संविधान अमेंडमेंट 1992 था या 1992 था जो कि 2003 में हुआ था, नहीं। क्या वह 94 था 2006 में जो था, नहीं। क्या वह 91 था, हाँ ये 91वां संविधान संशोधन था जो कि 2003 में पारित किया गया था। इसी के तहत ये निर्धारित किया गया था कि लोकसभा के जो चुन के जो सदस्य आएंगे उनमें से 15% ही लोग को मंत्री बनाया जा सकता है, मंत्री परिषद दिया जा सकता है प्रधानमंत्री के कहने पर। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। जो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है स्थित है वो कहाँ पे स्थित है, इसका क्वेश्चन का जवाब देना है। तो क्या वह दिल्ली में है, क्या वह चंडीगढ़ में या चेन्नई में या मुंबई में। तो ये इसका आंसर होगा आप सभी के दिल्ली के हवाई अड्डे को ही इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहते हैं, दिल्ली में स्थित है। इसका आंसर दिल्ली हो जाएगा। अब आपको बताना है कि चंडीगढ़ को कौन सा हवाई अड्डा कहते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। फिर उसका चेन्नई के हवाई अड्डा को क्या कहते हैं, इसका भी कमेंट में जवाब देना है। और इसका मुंबई को क्या कहते हैं, इसका मैं बता देता हूँ आप सबको। इसको कहते हैं शिवाजी, समझिए। आप बताना है, आपको पूरा कमेंट में जवाब देना है। फिर अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने गैर सदस्य हैं। जो संयुक्त राष्ट्र सभा होती है उसमें 5 तो स्थायी सदस्य होता है और कितने गैर सदस्य होते हैं, मतलब नॉन यहाँ बना हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, कितने नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। एक तो परमानेंट मेंबर होते हैं, परमानेंट मेंबर कितने होते हैं आपको कमेंट में जवाब देना है। इसका जवाब देना है। इसका मैं बता देता हूँ आपको नॉन परमानेंट मेंबर कितने होते हैं। नॉन परमानेंट आप सभी के लिए इसमें 10 नॉन परमानेंट है, आंसर ए हो जाएगा आप सभी के लिए। 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपको बताना OECD का मुख्यालय कहाँ, क्या वह जिनेवा में स्थित है, या वह पेरिस में स्थित है, या वह न्यूयॉर्क में स्थित है, या वह रोम में स्थित है। तो इसका आंसर आ जाएगा आप सभी के लिए कि वह पेरिस में स्थित है। पेरिस में OECD का जो मुख्यालय है वो पेरिस में स्थित है, OECD का मुख्यालय। फिर अगला क्वेश्चन है
जो सार्क संगठन है, संगठन है, इसमें कितने सदस्य शामिल है, इसमें कितने सदस्य, कितने देश सदस्य शामिल है, इसमें बताना है आपको। क्या उसमें 10 सदस्य शामिल है वह, या उसमें 7 है, या 8 है, या 12 है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। तो इसमें बता देता हूँ कौन कौन शामिल है सार्क में आप यहाँ देख सकते, अफगानिस्तान हो सकता है, एक अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेपाल, पाकिस्तान। उसके बाद आपको हो गया बांग्लादेश। उसके बाद आपको हो गया इंडिया भी शामिल है, श्रीलंका, मालदीव, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, मालदीव, श्रीलंका। उसके बाद आपको हो गया भूटान। ये 8 देश हैं जो कि सार्क में शामिल है। उसके बाद इसकी जो संगठन की बोलूँ को, यहाँ पे हेडक्वार्टर आप सभी का कहाँ है, तो हेडक्वार्टर आप सभी को नेपाल के काठमांडू में स्थित है हेडक्वार्टर इसका। ये अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि संयुक्त राष्ट्र के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जिसे 1994 में निलंबित कर दिया गया था। इनमें से बताना है आपको संयुक्त राष्ट्र की कौन से एक संगठन था जिसे निलंबित कर दिया गया था। सबसे पहले बताना है कि संयुक्त राज्य के प्रमुख अंग कितने अंग होते हैं, संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग होते हैं, आपको ये बताना है। तो इसके अंग 6 होते हैं, 6 अंग होते हैं, इसके 6 अंग होते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल होते हैं, लोकसभा वो सभा होती है, उसके लिए आपको इसमें पहले ये बता देता हूँ कि आपको किसको निलंबित कर दिया गया था। तो सबसे पहले बता तो एक तो 6 होते हैं, जिसमें से एक तो महासभा होती है, फिर सुरक्षा परिषद होती है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होती है, कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट भी जिसे कहते हैं। उसके बाद इसकी बात करें तो इसमें जो निलंबित किससे 1994 में निलंबित किससे कर दिया गया था, निलंबित आप सभी के लिए एक को कर दिया था, एक जैसे कि ट्रांसटीशिप काउंसिल को कर दिया गया था, ट्रांसटीशिप काउंसिल को कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था 1994 में, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया था। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। इसमें से बताना है कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। क्या हुआ, जेपिला दर्रा है, या नाथुला तो आप पता होगा कहाँ है, उत्तराखंड भूल गए, या बारालाचा है, या जोजिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी के जोजिला दर्रा जो है वो आप सभी को जोड़ता है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को आप सभी के लिए जोड़ता है। इसका आंसर आप सभी का डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसमें से बताना है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपको क्या इनमें से बताना है, क्या वह कामेट है, वह या मुदी है, या अन्नामुडी होना चाहिए, अन्नामुडी होनी चाहिए जो कि तेलंगाना में है। चलो, या वह माउंट एवरेस्ट है, या यह कंचनजंगा है। तो इसका आंसर आप सभी के लिए डी होगा, कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में स्थित है। ये भारत की सबसे हाईएस्ट K2 भी है जो कि अभी तो हमारे अक्साई पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, जो POK में स्थित है, जो कि K2 स्थित है, वो भी है। जब हमारे पास आ जाएगा तो ये हो जाएगा, K2 हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए कंचनजंगा हमारे लिए हाईएस्ट पीक है। और उसके बाद ये बता दें, माउंट एवरेस्ट तो आप सभी जानते हैं नेपाल में स्थित है, जिससे सागरमाथा भी कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है जिसका जो कि क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा शहर दूसरे सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। आपको बताना है इनमें से भारत का कौन सा ऐसा शहर है जो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा आबादी रखता है दूसरे नंबर पे। तो पहला नंबर तो आप सभी को जानते ही, पहला नंबर आप सभी के लिए मुंबई जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या आबादी को रखता है। मुंबई शहर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, शहर रखता है। उसके बाद आप सभी के लिए दिल्ली आ जाए, दूसरे नंबर पर दिल्ली आ जाए। पहले नंबर पर आपको मुंबई आ गया, दूसरे पर नंबर पे दिल्ली आ गया, तीसरे पे बेंगलोर आता है आप सभी के लिए। ये ऐसे रखते हैं, समझे। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। आपको बताना है इनमें से कौन से ऐसे राज्य हैं जिसकी सबसे कम जनसंख्या घनत्व था। घनत्व यानी कितने स्क्वायर फीट में, सबसे कम स्क्वायर फीट में रहने वाले लोगों की। सबसे ज़्यादा तो आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कि बिहार में घनत्व ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा बिहार में है। तो इसकी बात करें, सबसे कम जो है, सबसे कम आप सभी के लिए अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे कम अरुणाचल, इसका डी आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। और वहीं बता दें तो जो कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे, सबसे कम जनसंख्या आप सभी के लिए हो जाएगा सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या रहता है सिक्किम में, समझे। और सबसे कम घनत्व रहता है आप सभी के अरुणाचल प्रदेश में।
फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि संविधान सभा द्वारा जन गण मन के आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था। जो जनगण मन था उसको कब हमने अपनाया था। क्या वह 27 दिसंबर को अपनाया था, क्या वह हमने 24 जनवरी को अपनाया था, क्या उसे हमने 26 जनवरी को अपनाया था, क्या उसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो इसका आंसर आप सभी को हो जाए 24 जनवरी 1950। 24 जैन 1950 में हमने इसे अपनाया था, 2 दिन पहले, 26 जनवरी से 2 दिन पहले ही हमने इसे अपना लिया था जनगण मन को, जो कि। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों को भारत में राजनीतिक सत्ता किस वर्ष प्राप्त हुई थी। जो अंग्रेज थे उसे भारत में राजनीतिक सत्ता, जो पहले तो वो एक कंपनी के रूप में हमारे पास गवर्न कर रही थी, हमको चला रही थी कंपनी के रूप में, लेकिन जब ये युद्ध के इनमें से एक युद्ध होने के बाद वो राजनीतिक रूप से अग्रेसिव हो गया हमारे पे रूल करने के लिए। तो इनमें से कौन सा युद्ध था। तो उसका क्या वह 1657 था, क्या 1857 था, या 1757 था, या 1947 था। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए 1757। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, बैटल ऑफ प्लासी, अब जो कि बंगाल में स्थित है। प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया, सिराजुद्दौला और कैनिन के बीच में लड़ा गया था। एक तरफ सिराजुद्दौला और दूसरे तरफ कैनिन कर ले रहे थे। इसके सिराजुद्दौला जो कि मुगल की ओर से लड़ रहे थे, इधर से लड़ रहे थे कैनिन लड़ रहे थे यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी की ओर से। उसके बाद पूरी तरह बोले तो, एक तरह के बोले तो, जो कि 1764 में भी एक युद्ध हुआ था जो कि बक्सर का युद्ध होता है, उस समय पूरी तरह रूपांतरित हो गई थी। लेकिन इसका आंसर आप सभी के लिए हो जाए, आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा 1757 में। फिर अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन भारत का पूर्वी तट है, इसमें से बताना है कि भारत का पूर्वी तट कौन सा है। तो अब बताना क्या वह फ्योर्ड वाला तट है, या कम तलछली तट है, या सुसंगत तट रेखा, या चट्टानी पीछे हटने वाली तट रेखा है। तो इसमें से आपको आंसर बताना है, क्या वह यहाँ पे देख सकते हैं। इसका आंसर आप सभी के लिए आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी को देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा आंसर है। तो आप सभी का इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या वह कम तलछटी तट है, यह इसमें आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए, वो कम तलछटी तट है, इसका आंसर हो जाएगा आप इसको। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन है कि तिब्बत पठार डैश का सबसे अच्छा उदाहरण है। तिब्बत का जो पठार है वो किसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो क्या वह ज्वालामुखी पठार का अच्छा है, या अपरदन पठार है, या वो डमडर पठार है, या वह इंटरमोंटेड पठार है। तो इसका आंसर आप सभी के लिए इसका हो जाएगा आपका डी, आंसर डी हो जाएगा। यह माउंटेन पठार है, जो कि फोल्ड माउंटेन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि तिब्बत का जो पठार है वो फोल्ड माउंटेन के रूप में कार्य करता है। क्यों, हिमालय से ही तो बना है जो तिब्बत का पठार से है, इसलिए फोल्ड माउंटेन यानी इंटरमोंटल, मतलब आपस में लॉक्ड है, समझे। फिर अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि 2011 की जनगणना के निष्कर्ष के अनुसार भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर कौन सा है। तो सबसे घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है। तो इसका आंसर क्या है, वो गोवा है, क्या वह तमिलनाडु है, क्या वह उत्तर प्रदेश है, या बिहार है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सबसे ज़्यादा घनत्व की बात करें तो मैंने अभी बताया कि आपको आंसर बिहार आ जाएगा। बिहार है जो कि सबसे ज़्यादा घनत्व रखता है, बिहार राज्य ऐसा ही है जो कि सबसे ज़्यादा घनत्व रखता है। फिर अगला क्वेश्चन है आप सभी के, अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा शहर दूसरी सबसे बड़ा आबादी वाला है, दूसरी आबादी वाला है। तो आप इसका तो आंसर सभी जानते हैं कि दिल्ली है इसका आंसर। फिर अगला जनगणना 2000 के अनुसार सबसे कम घनत्व वाला कौन सा अनुसार है। तो अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम घनत्व कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ आपका क्वेश्चन समाप्त होता है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे समाप्त होता है। और ये PDF आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल गुरु ज्ञान टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाके इस PDF को
डाउनलोड करके ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से आपको 2 से 3 नंबर तक क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मैंने बेस आप सभी को सेट किया है ये क्वेश्चन, तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो नया क्लास आप सभी के पास आए और हम इस समय पर आपको हमेशा आपको इस समय पर आप क्लास देखने को मिलेगा। तो आप इस समय पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के रख ले, ताकि जो भी नया क्लास है सबसे पहले आपके पास आए।